मित्रों नमस्कार। अब तो आवाज़ से भी पहचान गए होंगे कि मैं प्रभात समीर हूँ। आज एक बार फिर अपनी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले आप कहानी सुन लें। कहानी का शीर्षक है प्रेत लीला। इतवार का दिन था, शाम का समय। मेहरा और मिसेस मेहरा अपने घर के लॉन में बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि तभी उन्हें अपने टॉमी के अजीब तरह से रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर पहले ही तो वह उनके साथ बॉल से खेल रहा था, ठीक उनकी आंखों के सामने। जरा सी देर में ऐसा क्या हो गया? किसी विपत्ति की आशंका से मिसेस मेहरा उसकी ओर भागी। देखा तो नीटू अपना पूरा बोझ बेचारे टॉमी पर डालकर उसके ऊपर पड़ा हुआ था। नीटू उनकी किराएदार का इकलौता बेटा था, जो कुछ समय पहले ही अपने इस बेटे के साथ मेहरा के घर के ऊपर के कमरे में रहने के लिए आई थी। टॉमी को इस हालत में देखकर मिसेस मेहरा की आंखें भीग गई। टॉमी भी अपनी माँ जैसी मालकिन को दुखी देखकर बेचैन हो उठा। उसने अपने शरीर को टेढ़ा किया, नीटू को आहिस्ता से ज़मीन पर उतारा और मिसेस मेहरा की गोद में चढ़कर और भी ज़्यादा रोने लगा। मेहरा भी वहाँ पहुँच चुके थे। मिसेस मेहरा विचलित थी। बोली, टॉमी तो रोता ही चला जा रहा है, कहीं से चोट तो नहीं आ गई? मेहरा का ध्यान नीटू की ओर था। इशारा करते हुए पूछा, इसे क्या हुआ है? कहीं से गिरा है क्या? अपने टॉमी के चक्कर में मिसेस मेहरा नीटू को तो भूल ही चुकी थी। कहने लगी, खेलते हुए गिर गया होगा, लेकिन हमारे लॉन में आकर खेलने की तो उसे इजाज़त ही नहीं है। कहीं ऊपर की रेलिंग से। मेहरा की आवाज़ कांप गई। इजाज़त नहीं है तो भी कितनी बार तो उसे चोरी छिपे खेलते हुए आपने ही पकड़ा है। मिसेस मेहरा अभी भी नीटू के गिरने की बात को नकारने में ही लगी हुई थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि नीटू उनके डर से ही आंखें मूंदे हुए पड़ा था, और अगर खेलते हुए गिर भी गया होगा तो उसका पूरा बोझ तो उनके टॉमी ने उठा रखा था। उसे चोट लगने का तो सवाल ही नहीं। टॉमी अभी भी बेचैन था। नीटू अगर अपनी माँ का इकलौता बेटा था तो टॉमी मेहराज का इकलौता कुत्ता, उनके बेटे जैसा, उनका प्रिंस। देखा जाए तो नीटू से कहीं अधिक लाडला और दुलारा। नीटू की माँ अपने बेटे को लावारिस सा छोड़कर कभी भी घर से चल देती थी, लेकिन टॉमी पल भर को मेहराज की आंखों के सामने से हट तो जाए। वो हटा और मेहराज बेचैन हुए। मिसेस मेहरा की तो समझ से ही बाहर था कि एक माँ पैसे के लोभ में अपने बच्चे को रोज़ इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी को सूंघना शुरू कर दिया। मेहरा के घर में जाकर पता चला कि कैसे नीटू ने अपना बोझ उनके बेचारे टॉमी पर डालकर उसे इतना डरा दिया कि उसका रोना ही नहीं रुक पा रहा था। बच्चे के ऊपर से गिरने की संभावना को मिसेस मेहरा कुछ देर तक टाले रखना चाहती थी। एक बार उसकी माँ आ जाए और फिर जैसे चाहे अपने बेटे को संभाले। सच की जानकारी तो किसी को भी नहीं थी, लेकिन बच्चे को पड़ा हुआ देखकर डॉक्टरी सहायता के सुझाव दिए जाने लगे। मेहरा अपनी पत्नी की सलाह के बिना एक कदम भी अकेले नहीं उठाते, लेकिन आज साहस करके उन्होंने कह ही डाला, हाँ, डॉक्टर के तो चलना इस समय बहुत ज़रूरी है। मिसेस मेहरा अपने टॉमी के लिए दूध और नीटू को होश में लाने के लिए पानी थामे किचन से चली आ रही थी। देखना, पानी के छींटे मारते ही आंखें खोल कर बैठ जाएगा, तब तक इसकी माँ भी आ लेगी। किसने कहा है कि बेटे को ऐसे छोड़कर भागती फिरे? मिसेस मेहरा तल्खी से बोली। किसी औरत के घर से रोज़ बाहर रहने का विषय सबके लिए बहुत रुचिकर था। इस औरत की ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो इतवार को भी इसे जाना पड़ता है, वह भी अंधेरा होने तक?
ऑफिस तो सभी टाइम से ही बंद हो लेते हैं। सबको बोलने का मौका मिल गया था। नौकरी से हटकर बात नीटू की माँ के व्यक्तित्व और चरित्र तक पहुँच गई। कभी धीमे कभी तेज वाक्य किसी बैरोमीटर का सा काम कर रहे थे, जिससे वहाँ के लोगों की मानसिकता को मापा जा सकता था। संदेह और आरोपों का तापमान खूब बढ़ा हुआ था। नीटू की नब्ज चल रही थी। बाहर से कोई चोट भी दिखाई नहीं दे रही थी। इतने लोगों को देखकर बल्कि टॉमी सामान्य नहीं था। मिसेस मेहरा को उसकी चिंता हो रही थी। मेहरा नीटू को डॉक्टर के यहाँ ले जाने को तैयार हो गए। रास्ते में से कुछ हो गया और इसकी माँ ने हमें ही किसी लफड़े में फंसा दिया तो सुनते ही मेहरा सख्ते में आ गए। तभी मिसेस मेहरा को पड़ोस में रहने वाली करुणा की याद आ गई। करुणा एमडी कर रही थी। दया और ममता की साक्षात मूर्ति करुणा अपनी माँ की नज़रों में उनकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मदर टेरेसा जैसी करुणा। कुछ देर पहले ही मिसेस मेहरा ने उसे घर लौटते हुए भी देखा था। बात सुनते ही करुणा नीटू को देखने को चल दी कि तभी करुणा की माँ हिस्टेरिक हो उठी। क्या पता नीटू छत से ही गिरा हो, ऐसे में कुछ गंभीर हो गया तो। मिसेस मेहरा ने नीटू के मरने जैसे घातक शब्दों को मन में ही दबा लिया। तेरा करियर तो शुरू होने से पहले ही ठप। करुणा जड़ हो गई। नीटू या अपना करियर, उसने अपना रुख अपने घर की ओर ही रखा। तभी नीटू की माँ दोनों हाथों में झोले लटकाए हुए आ पहुंची। चारों ओर से बिखरती हुई हमदर्दी को बटोरने का समय ही नहीं था। उसने नीटू को उठाया और करुणा के दरवाजे पर पहुंच गई। करुणा की माँ ने खिड़की से झांका और ऐसे डरी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। फिर हिम्मत करके बोली, इसे दौड़कर हॉस्पिटल लेकर जाओ। नीटू की माँ चलने को हुई कि तभी करुणा की माँ ने कहा, थोड़ी दूरी पर डॉक्टर बत्रा हैं, उनसे करुणा का नाम ले दोगी तो तुम्हारे हक में ही रहेगा। नीटू की माँ करुणा को साथ में भेजने की गुहार लगाना चाहती थी, लेकिन करुणा की माँ के माथे पर पड़े हुए बल देखकर चुप हो गई। तभी कुछ सोचकर करुणा की माँ उसके साथ में चल दी। बातों बातों में उन्होंने मिसेस मेहरा को क्रूर और संवेदनहीन घोषित करते हुए यह भी बता दिया कि उनके घर में भी एक कमरा किराए के लिए खाली है, जहां नीटू को अधिक सुरक्षित माहौल मिल सकता है। किराए के कमरे का प्रस्ताव रखने के बाद उसने अपनी करुणा की योग्यता और शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स से उसके संपर्क का चर्चा शुरू कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि सामने ही डॉक्टर बत्रा की नेम प्लेट दिखाई दे गई, नहीं तो उस दिन नीटू की माँ का धैर्य जवाब देने ही वाला था। मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही थी। नीटू की माँ ने अभी तक डॉक्टर्स को एक कुर्सी पर बैठे हुए और मरीजों को एक एक करके उनके पास जाते हुए ही देखा था। यहाँ डॉक्टर खुद घूम घूम कर एक एक मरीज के पास पहुँच रहे थे, उनकी बीमारी की जानकारी ले रहे थे। नीटू की माँ प्रभावित हो गई। उस बड़े से हॉलनुमा कमरे के साथ ही एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक भव्य कुर्सी, एक मेज पड़ी थी जो निश्चित ही डॉक्टर के बैठने के लिए थी। साथ में ही एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसकी मेज पर रिसेप्शनिस्ट की तख्ती थी। डॉक्टर की कुर्सी के ऊपर ठीक सामने दीवार पर एक पोस्टर था। नीटू की माँ की नज़र उस पर पड़ी। लिखा था, हे ईश्वर, हम तेरे आभारी हैं कि तूने डॉक्टर के रूप में हमें मानव जाति की सेवा करने का अवसर दिया है। नीटू की माँ तो और भी प्रभावित हो गई। तभी डॉक्टर की नज़र करुणा की माँ पर पड़ी। वह तेजी से उनकी ओर बढ़े। करुणा की माँ ने गर्व से नीटू की माँ को देखा। मुस्कुराकर करुणा की माँ का स्वागत करते हुए डॉक्टर को साथ में खड़ी हुई नीटू की माँ दिखाई दी। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से अंग्रेजी में कहा, इनकी मदद करो, और अपने मरीजों की तरफ बढ़ गए।
करुणा की माँ ने आहिस्ता से कहा, देखा, करुणा की वजह से सब कुछ कितने आराम से हो गया। नीटू अभी भी अपनी माँ की गोद में था। रिसेप्शनिस्ट ने पर्चा बनाने से पहले फीस की फरमाइश कर दी। दूर से डॉक्टर साहब भी अपनी फीस पर बराबर नज़र रखे हुए थे। अब नीटू की माँ की समझ में आया कि यहाँ वहाँ बैठे लेटे हुए मरीज पैसा जमा करके एक तरह से अपने आप को डॉक्टर के हाथ में सौंप चुके थे और उसकी दया दृष्टि पड़ने की प्रतीक्षा में टाइम काट रहे थे। पैसे की रसीद लेकर नीटू की माँ डॉक्टर तक पहुंची, तब तक वह और मरीजों की ओर बढ़ चुके थे। नीटू की माँ का दिल डूबता जा रहा था। तभी एक लड़के ने आकर डॉक्टर की कुर्सी के पीछे पड़ी एक बड़ी मेज पर बच्चे को लिटा देने का आदेश दिया और उसकी आंख, नाक, कान, छाती, गुर्दे, फेफड़े सब टटोलने शुरू कर दिए। साथ में ही उसने नीटू को 1-2 इंजेक्शन भी दे डाले। नीटू की माँ ने आहिस्ता से कहा, नीटू शायद छत से गिरा है, यह तो बता दें। करुणा की माँ ने उसे तसल्ली दी, डॉक्टर को आने दो, वो तो खुद एक एक बात पूछेंगे। तभी एक बात और भी जोड़ दी, वैसे डॉक्टर बत्रा बड़े पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, मरीज को देखकर ही बीमारी समझ जाते हैं। तभी डॉक्टर बत्रा को सामने खड़ा देखकर नीटू की माँ ने एक सांस में उसके शायद छत से गिरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। सुनते ही डॉक्टर बत्रा ने नीटू पर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। बच्चे को कोई भी बाहरी चोट तो है नहीं, बुखार खांसी जैसा भी कुछ नहीं। छत से अगर गिरा है तो दिमागी चोट हो सकती है, उसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। इंजेक्शन और दवा आदि के पैसे देने के बाद ही नीटू की माँ अपने नीटू को उस मेज से उठा पाई। रोती हुई वह चलने को हुई तो डॉक्टर बत्रा को उस पर तरस आ गया। वह बड़ी हमदर्दी के साथ बोले, इसे छाया नर्सिंग होम में अभी दाखिल करा दीजिए। मेरा नाम ले देंगी तो आपके हक में ही रहेगा। दूसरी बार हक की बात सुनकर नीटू की माँ चौंकी। डॉक्टर को देखते ही करुणा की माँ तो नीटू को भूलकर उन्हीं को ये बताने में लगी हुई थी कि कैसे वे बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य समझकर नीटू की माँ के साथ यहाँ तक चल कर आई है। बच्चे को अकेले लेकर नीटू की माँ छाया नर्सिंग होम की तरफ भागी। नीटू को दाखिल कर लिया गया। एक बार नीटू की माँ ने फिर चैन की सांस ली। सफ़ेद कोट पहने 2 लड़के उसकी जांच करने लगे। एक के बाद एक टेस्ट करते जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसे फिर 1-2 इंजेक्शन ठोक दिए गए। ड्रिप चढ़ाने की तैयारी होने लगी। नीटू की माँ पास में खड़ी उसके छत से गिरकर बेहोश हो जाने की पूरी घटना बताने में लगी हुई थी। लड़के हाँ हूँ करते हुए अपने काम में लगे थे और एक दूसरे से कई बीमारियों के लक्षण, उनके प्रभाव और परिणामों का चर्चा भी करते जा रहे थे। ये सब देखकर नीटू की माँ फिर बेचैन हो गई। एक के बाद एक डॉक्टर्स के हाथ में पहुंचने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हो पा रही थी। उसने पास में खड़ी हुई एक नर्स से अपने मन की बात कह डाली। बड़े डॉक्टर साहब देख लेते तो अच्छा रहता। बड़े डॉक्टर तो कब के राउंड लेकर चले गए, तो अब तो सुबह ही मुलाकात होगी। इनमें से न्यूरोलॉजिस्ट कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट? इतना कहकर नर्स चुप हो गई। नीटू की माँ आशंकित हुई। उसने दोहराया, इनमें न्यूरोलॉजिस्ट कौन है? नर्स ने कहा, कोई भी नहीं। तुम्हें क्या करना है? बच्चे का इलाज हो रहा है ना। नीटू की माँ की दिमागी नसें फटने को हो रही थी। किसी भी तरह उसका भटकाव खत्म होने पर नहीं आ रहा था। वह अभी तक अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों तक नहीं पहुंचा सकी थी। वह खामोश नहीं रह सकी। बोली, कोई तो होगा जो दिमागी चोट को समझ सके। नर्स झल्लाकर बोली, यहाँ हड्डियों के डॉक्टर बैठा करते हैं। तो फिर मेरे बच्चे का इलाज में क्या कमी है? इलाज तो होगा। नीटू की माँ ने आपा खो दिया। नर्स को झिंझोड़ते हुए बोली, मर्ज जाने बिना कैसा इलाज? सामने के बेड पर जिसका बच्चा अस्पताल के डॉक्टर और नर्स की दया और मेहरबानी पर निर्भर होता हुआ पड़ा हो, उस बच्चे की माँ से ऐसी अशिष्टता की उम्मीद
नर्स कर ही नहीं सकती थी। उसने और भी बदतमीजी से कहा, कैसा मर्ज? डॉक्टर बत्रा ने सारे टेस्ट कराने को भेजा है और वो तो हो रहे हैं। नीटू की माँ का मन किया कि झपट कर अपने बच्चे को उठाए और वहां से भाग ले, लेकिन कहाँ भागे? वह सुबकने लगी। वह कुछ कुछ कहती भी जा रही थी, उसे खुद नहीं मालूम था कि वह क्या बोल रही थी। उसकी हालत देखकर नर्स ने अपना गुस्सा थूका और धीमे से कहा, डॉक्टर चाणक्य के पास जाओ, बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। नीटू की माँ से हमदर्दी रखने वालों की कमी नहीं थी। एक के बाद एक उसके हिमायती और हमदर्द उसे मिलते जा रहे थे। पहले करुणा की माँ, फिर डॉक्टर बत्रा, छाया नर्सिंग होम की नर्स और अब एक दो पड़ोसियों के साथ नर्सिंग होम में पहुंचे हुए मेहरा। मिसेस मेहरा भी उनके साथ अवश्य आती अगर टॉमी के रोने के बाद से उनका बीपी न बढ़ गया होता तो। नर्सिंग होम में घुसते हुए मेहरा ने नर्स की बात सुन ली थी। वह नीटू का हालचाल पूछना भूल गए और बड़े जोर शोर से अपने साथ आए हुए पड़ोसियों को बताने में लग गए। करुणा डॉक्टर बत्रा की जूनियर है, उनके पास नीटू को भेजना उसके हक में है, और छाया नर्सिंग होम डॉक्टर बत्रा की भाभी का है, नीटू को यहाँ भेजना उनके हक में रहेगा। फिर से हक की बात सुनकर नीटू की माँ का दिमाग चकराने लगा। वह चालाकियों और क्रूरताओं के दलदल में धंसती जा रही थी। उसने नीटू को देखा, नर्सिंग होम के एक बेड पर पड़ा, बिना किसी डायग्नोसिस और जानकारी के दवा, इंजेक्शन, ड्रिप, नर्स, डॉक्टर की गिरफ्त में जकड़ा हुआ उसका बेटा कैद खाने में कैद एक कैदी की तरह लग रहा था, जिसे वहां से छुड़ाकर ले जाना आसान नहीं था। नीटू को नर्स के भरोसे छोड़कर वह डॉक्टर चाणक्य की ओर भागी। जाते हुए उसने नर्स को कहते हुए सुना, डॉक्टर चाणक्य से मेरा नाम लेना। आगे का वाक्य नीटू की माँ ने खुद जोड़ दिया, तुम्हारे हक में ही रहेगा। हक शब्द का हथौड़ा फिर नीटू की माँ के दिमाग पर जाकर लगा। हक? कैसा हक? इतने हक परस्त लोगों से वास्ता पड़ने पर भी अभी तक वे अपने बेटे को सही उपचार नहीं दिला पाई। उसकी घबराहट बढ़ रही थी। वह तो सुनती थी कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अपने नीटू को इस तरह इन भगवानों के हाथों में सौंपते और छोड़ते चले जाने में उसका भय बढ़ता ही जा रहा था। ना जाने क्यों उसे हर जगह पर भगवान के रूप में हैवान दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर चाणक्य तक पहुंचने तक उसका मन और शरीर दोनों साथ छोड़ चुके थे। उसने कहा, आप तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं ना? बाकी शब्द उसके गले में फंस कर रह गए। वह बुद्ध बनी खड़ी थी। डॉक्टर चाणक्य ने उसे दिलासा दी, बड़े धैर्य से उसे सुना, तुरंत उसके साथ चलने को भी तैयार हो गए। नीटू की माँ ने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। मैं गलत थी, डॉक्टर तो भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। वे अपने में खोई हुई थी कि तभी उसने डॉक्टर को कहते हुए सुना, कहाँ चलना है? छाया नर्सिंग होम। सुनते ही डॉक्टर का तो अपना मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनके दिव्य रूप पर अशांति और क्रोध की परछाई पड़ने लगी। अपने बदले हुए तेवर के साथ वे बोले, बच्चे को वहां भर्ती करके आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं मरीज को उसके घर पर या अपने नर्सिंग होम में ही देखता हूँ। डॉक्टर चाणक्य को कुछ और कहने का नीटू की माँ ने मौका ही नहीं दिया। वह रोती जा रही थी और कहती चली जा रही थी, कहाँ है आपका नर्सिंग होम? नीटू को आपके नर्सिंग होम में लाना मेरे हक में तो रहेगा ना? एक और चक्रव्यूह से निकलकर बेतहाशा अपने बच्चे की ओर दौड़ती हुई नीटू की माँ के सामने एक एक करके करुणा, डॉक्टर बत्रा, जूनियर डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर चाणक्य के चेहरे घूमते जा रहे थे। उनके पीछे खड़े होकर खिल्ली उड़ाते हुए मेहरा, मिसेस मेहरा, करुणा की माँ जैसे अनगिनत मेहरबान, दयावान मुखौटे भी दिखाई दे रहे थे। सभी के नाम, पते, ठिकाने, चेहरे अलग होने पर भी वे सब उसके सामने एकाकार हो गए थे। उसे लगने लगा कि वह किसी प्रेत लोक में से घूम कर आई है, जहाँ इन जैसे अतृप्त प्रेत अपनी आकांक्षाओं और निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए
मरीजों से चिपटकर उनका लहू तब तक पीते रहते हैं जब तक उन्हें तन, मन और धन से निचोड़कर निष्प्राण करके न रख दें। मित्रों, कई वर्ष पूर्व यह कहानी जब लिखी गई थी तब किसी नीटू और उसकी माँ ने बहुत विचलित किया था। समर्पित और सेवाभावी डॉक्टर्स के बीच में आज भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो हक परस्ती की आड़ में किसी भी नीटू के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपका बहुत आभार।